नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने भारत के नए मानचित्र के बारे में बात कर लिया था। अब बात करेंगे उसके आगे। इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बंजर भूमि एटलस के बारे में है। बंजर भूमि एटलस किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है भू संसाधन विभाग के द्वारा। किसकी मदद ली जाती है? तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, जो कि अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है, इसकी मदद से सन 2000 से ही बंजर भूमि एटलस का प्रकाशन किया जा रहा है। सन 2000, 2005, 2010 और 2011 4 संस्करणों का अब तक प्रकाशन हो चुका है और जो 5 नवंबर 2019 को इसका प्रकाशन किया गया वो इसका 5वां संस्करण था और इसे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा प्रकाशित किया गया। आगे चलते हैं, इस रिपोर्ट में क्या खास बात है। इसमें मुख्य बात यह है कि हमारे देश में बंजर भूमि में कमी आई है। 2008-9 में 56.60 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि थी, जो अब कम होकर के 55.76 मिलियन हेक्टेयर रह गई है, अर्थात 1.45 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि में कमी आई है। इसको गैर बंजर भूमि की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, गैर बंजर भूमि में चेंज करने का मतलब क्या है कि उस बंजर भूमि को फसली भूमि में या वहाँ पर वन लगा दिया गया, वृक्ष लगा दिए गए या वहाँ पर इंडस्ट्री को लगा दिया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है कि भारत में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता कितनी है? 0.12 हेक्टेयर है। प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता 0.12 हेक्टेयर है, जबकि विश्व में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता कितनी है? 0.29 हेक्टेयर है, जो कि भारत में कृषि भूमि की उपलब्धता से ज़्यादा है वैश्विक स्तर पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक एनसीआरबी का डेटा 2017 के लिए। एनसीआरबी का गठन कब किया गया था? 1986 में। काम क्या करता है? अपराध और अपराधियों से संबंधित डेटा को कलेक्ट करना और उसे रिपोर्ट के रूप में पब्लिश करना। ठीक है, 1986 में इसका गठन हुआ है। 21 अक्टूबर को एनसीआरबी ने रिलीज़ किया डेटा और इसका नाम क्या रखा रिपोर्ट को? भारत में अपराध 2017, क्राइम्स इन इंडिया 2017। 2017 इसमें जो डेटा दिया गया है वो 2017 के लिए डेटा है। रिपोर्ट भले ही 2019 में रिलीज़ की गई है। ठीक है, तो बताया गया कि 2017 में जो अपराध हुआ वो कितने कुल अपराध हुए? 50,07,044 अपराध हुए, जो कि सभी अपराध कैसे हैं? संज्ञेय अपराध हैं, कॉग्निजेबल क्राइम्स हैं। कॉग्निजेबल क्राइम्स क्या होते हैं? जैसे मर्डर। ऐसे अपराध जिनमें गिरफ्तारी के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है? संज्ञेय अपराध कहा जाता है। ठीक है, और 2016 की तुलना में संज्ञेय अपराधों में 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई। आईपीसी के तहत जो मामले दर्ज किए गए उसमें सबसे ज़्यादा मामले कहाँ पर दर्ज किए गए? यूपी में, अर्थात उत्तर प्रदेश में अपराध सबसे ज़्यादा हुए। ठीक है, महिलाओं के विरुद्ध बात करें तो महिलाओं के विरुद्ध भी अपराध सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुए? यूपी में। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले कुल अपराधों में 15.6% अपराध कहाँ पर हुए? उत्तर प्रदेश में हुए। आगे चलें, बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हुए उसमें भी उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? टॉप पर है और एमपी भी टॉप पर है, अर्थात दोनों 14.8% की भागीदारी रखते हैं जो बच्चों के विरुद्ध हुए अपराध हैं। और बुजुर्गों के खिलाफ जो अपराध हुए उसमें महाराष्ट्र शीर्ष पर है। ठीक है, हालांकि अब शहरी इलाकों में अगर आप देखेंगे तो अपराध की बात नहीं कर रहा हूँ, उपेक्षा की बात कर रहा हूँ, वंचितता का जो भाव है उसकी बात कर रहा हूँ कि शहरी इलाकों में बुजुर्ग जो हैं वो वंचित महसूस करते हैं। उन्हें देखा जाता है कि वो दरवाजे पर बैठे रहते हैं। जो आजकल शहर में जो कपल है, जो परिवार है, वो मुख्यतः कार्य करता है। ठीक है, और उसे अपने कार्य से ही टाइम नहीं मिल पाता कि वो बुजुर्गों से बात करे। हालांकि यही चीज़ें अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही है। एक जो पीढ़ी अंतराल है, जनरेशन गैप है, आज की पीढ़ी और हमारे बुजुर्गों की पीढ़ी में उनकी सोच में अंतर है, कार्यशैली, सब चीज़ों में अंतर देखने को मिलता है। हमारी जो पीढ़ी है वो पबजी, हालांकि पबजी तो बैन हो चुका, पबजी, फेसबुक, इसमें बिज़ी है, इतनी मशगूल है इन चीज़ों में कि उसे बुज़ुर्गों से बात करना, उनके पास बैठना नहीं अच्छा लगता। ठीक है, कभी इन चीज़ों को बैठ करके महसूस करिए तो एक्चुअल में पता चलता है कि आखिर वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग हमसे बात करें, लेकिन आज की युवा पीढ़ी के पास टाइम नहीं है। आगे चलें, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, अर्थात जो अपराध अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ हुए हैं उसमें सबसे टॉप पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ? यूपी में ही हुआ। जबकि आर्थिक अपराध सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ? राजस्थान में। भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ। जबकि सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर भ्रष्टाचार संबंधी एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा कर्नल चेवांग रिंचन सेतु के बारे में है। 21 अक्टूबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कर्नल चेवांग रिंचन सेतु का उद्घाटन किया गया। यह सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह किसके द्वारा बनाया गया? तो BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हिमांक परियोजना के तहत बनाया गया। किस नदी पर है? स्योक नदी पर है। और स्योक किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। क्लियर हो गया। ये कर्नल चेवांग कौन है? कर्नल चेवांग रिंचन ये भारतीय सेना में उच्च पदस्थ अधिकारी थे। इन्हें 2 बार महावीर चक्र भी मिला और इन्हें लायन ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। आगे चलें, सियाचिन पर्यटन। जब कर्नल चेवांग रिंचन सेतु का उद्घाटन किया गया तो उसी दिन घोषणा की गई रक्षा मंत्री के द्वारा कि अब जो सियाचिन है उसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। ठीक है। और सियाचिन ग्लेशियर जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है, आप जानते होंगे इसको। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर है, आप इसकी लोकेशन देख लें। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है .9J9842। ये सब क्या है, आप मैप में देखें। देखिए ये हमारा पुराना मैप है, भारत के नए राजनीतिक मानचित्र के जारी होने से पहले का। ये पूरा जम्मू कश्मीर का इलाका। यहाँ पर ये गिलगित बाल्टिस्तान है जो कि POK जिसको हम कहते हैं। ठीक है। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ही पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों के माध्यम से भारत पर अटैक किया और तभी जाकर के महाराजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, विलय पत्र है, उस पर हस्ताक्षर किया था। लेकिन तब तक पाकिस्तानी सेना यहाँ तक आ चुकी थी। ठीक है, इसके अंदर तक आ चुकी थी। इसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। इसके अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। इसका कंट्रोल हालांकि पाकिस्तान ही कंट्रोल करता है, इसको भी पाकिस्तान कंट्रोल करता है। ये पूरा उसी हिस्से में आता है, POK में। ये जो आप देख रहे हैं इतना एरिया, इसको पाकिस्तान ने अपने भाई चाइना को गिफ्ट कर दिया। इसके बाप का था ये। ठीक है। ये जो एरिया, अब आगे देखें तो यहाँ पर ये एरिया जो देख रहे हैं वो अक्साई चीन है। इसको 1962 में चाइना ने ले लिया। तो आप देखें तो ये जो हिस्सा पूरा है कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का लगभग 54% एरिया पाकिस्तान के कब्ज़े में है। कुछ हिस्सा अक्साई चीन, चाइना के कब्ज़े में, और उसको जो यहाँ पर पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट किया वो एरिया। तो यहीं पर आप देखें ध्यान से, तो यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर भी है। ये सियाचिन ग्लेशियर, और ये जो पॉइंट है NJ9842, ये क्या है? देखिए जो हमारी LOC का निर्धारण है वो LOC का निर्धारण यहाँ से किया गया, ये है। इसके बाद LOC का निर्धारण नहीं किया गया। LOC आकर के NJ9842 पे ख़त्म हो जाती है। अब देखिए सियाचिन ग्लेशियर का विवाद, ये जो सियाचिन ग्लेशियर विवाद है, ये भी जब आप IR पढ़ेंगे, भारत पाकिस्तान संबंध पढ़ेंगे, तो भारत पाकिस्तान के बीच जो विभिन्न विवाद हैं उसमें एक विवाद सियाचिन ग्लेशियर को भी लेकर के है। पाकिस्तान कहता है सियाचिन ग्लेशियर हमारा है, भारत कहता है हमारा है, भारत तो कहता है पूरा कश्मीर ही हमारा है। ठीक है। तो ये जो विवाद है ये क्यों है, अब आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए ये इस चीज़ को ध्यान से देखें। पाकिस्तान कहता है कि जो LOC है वो यहाँ पर आकर के LOC इधर की ओर जाती है। ठीक है। भारत कहता है कि LOC इधर की ओर नहीं बल्कि LOC इधर की ओर जाती है, बॉर्डर तक। तो इसके बीच में एक एरिया पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है। हालांकि यह पूरी तरीके से यहाँ पर हमेशा टेम्परेचर माइनस में चलता है और यहाँ पर सैनिक युद्ध से ज़्यादा जो बर्फ़ में दब जाने की वजह से हमारे सैनिक मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। ठीक। तो इस पर हालांकि बात होती है कि इसको नो मैंस लैंड घोषित कर दिया जाए कि यहाँ पर किसी भी देश का सैनिक नहीं रहेगा। हालांकि पाकिस्तान जितने तरीके से वो चालबाजी करता है, इस वजह से जो इंडियन आर्मी है वहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी उपस्थिति को बनाए रखती है। तो ये हमने देखा NJ9842 और सियाचिन ग्लेशियर को पर्यटकों के लिए अब खोल दिया जाएगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। यहीं पर देख लीजिए इंदिरा कॉल है जो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है। आगे चलते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्साई चीन, गिलगित बाल्टिस्तान, गिफ्टेड टू चाइना, आज़ाद कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर जो पुराना वाला मैप है। चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, बिल्कुल भी इसको बहुत ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको विधानसभा की सीटों, कितनी सीटें होती हैं उसको याद रखना है। हरियाणा में कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं, और जबकि महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। 2019 में चुनाव हुआ। चुनाव में आपने देखा कि जो हरियाणा है वहाँ पर BJP ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की और जननायक जनता पार्टी के सहयोग से सरकार का गठन किया। मनोहर लाल खट्टर CM बने और दुष्यंत चौटाला जो कि जननायक जनता पार्टी के हैं, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में किसी को भी बहुमत नहीं मिला।
भारतीय बीजेपी को 105 सीट, शिवसेना को 56 सीट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 54 सीट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 44 सीटें। फिर वहाँ पर एक नाटक चलता है, पहले बीजेपी सरकार बनाती है, देवेंद्र फडणवीस बनते हैं, फिर 1-2 दिन बाद वो इस्तीफा दे देते हैं। उसमें बीच में अजीत पवार एंट्री कर जाते हैं। अजीत पवार को अपने ऊपर हुए जो FIR हैं, जो उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उनको वापस लेना था, इसीलिए उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई, सारे मुकदमे वापस लिए और फिर सरकार गिर गई वहीं पर। फिर कौन आ गए एंट्री कर गए? उद्धव ठाकरे एंट्री कर गए। फिर उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और महाराष्ट्र में अभी भी नाटक चल ही रहा है। आप देख रहे होंगे क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019। पिछले कुछ वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने 2022 तक एक न्यू इंक्लूसिव इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवाचार को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया है। ये हमारा इनोवेशन जो है उसको हम प्रायोरिटी सेक्टर में रखते हैं कि इंडिया में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए। इनोवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है देश के विकास में, इंडस्ट्री के विकास में। चाइना, आखिर हम पे चाइना को क्यों डर नहीं लगता इंडिया से? इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि उसे पता है कि जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो इनोवेशन पे बिल्कुल ही, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बिल्कुल ही पैसा खर्च नहीं करती। आज कितनी मोबाइल कंपनियां हैं जो चाइनीज़ रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो इनको टक्कर दे सकती हैं। अगर भारतीय कंपनियां भी उन्हीं के बराबर का प्रोडक्ट लॉन्च करें तो क्या हमें बाइकआउट चाइना ये कैंपेन चलाने की ज़रूरत है? जी नहीं। अगर आप बहिष्कार से ज़्यादा आविष्कार पे बल देंगे तो वो ज़्यादा प्रभावी साबित होगा। ठीक है, तो इनोवेशन को हमने प्रायोरिटी सेक्टर में रखा और इनोवेशन से संबंधित इंडेक्स भी जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और नॉलेज पार्टनर के रूप में ये शामिल था। और देखिए, इसको जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ये नॉलेज पार्टनर के रूप में शामिल था। आइए बात करते हैं कि इसमें सबसे टॉप पर कौन है। यहाँ पर जो 0 से 100 के बीच स्केल है और इसी के अंदर इनको रैंक दी गई है। बड़े राज्यों में कर्नाटक प्रथम स्थान पर और झारखंड अंतिम स्थान पे विद्यमान है। अगर बिना किसी वर्गीकरण की बात करें तो सभी भारतीय राज्यों का मूल्यांकन करें तो इसमें दिल्ली सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता, अर्थात दिल्ली में इनोवेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर शीर्ष 3 बड़े राज्य और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, पहाड़ी राज्य और यूटीज़ की बात करेंगे अलग अलग। इंडिया इनोवेशन 2019 में अगर बड़े राज्यों की बात करें तो बड़े राज्यों में कर्नाटक टॉप पर है, तमिलनाडु सेकेंड रैंक और महाराष्ट्र 3rd नंबर पे आता है। उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो इसमें सिक्किम, हिमाचल और उत्तराखंड। सिक्किम टॉप पर है। और जो केंद्र शासित क्षेत्र और शहरी राज्य या छोटे राज्य हैं उनकी बात करें तो दिल्ली, चंडीगढ़ और गोवा। दिल्ली टॉप पर है, चंडीगढ़, गोवा। दिल्ली ओवरऑल भी टॉप पर है। अगर आप सारी स्टेट्स और यूटीज़ की रैंकिंग निकालेंगे तो उसमें दिल्ली को कहाँ रखा जाएगा? टॉप पर रखा जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, सुमन स्कीम के बारे में है। सुमन स्कीम आपको पता है भारत में जो अधिकांश प्रसव, हालांकि अब नहीं, पहले अधिकांश प्रसव गैर संस्थागत हुआ करते थे, अर्थात जो बच्चे की डिलीवरी होती थी उसको घर में ही करवा दिया जाता था। लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं और वो हॉस्पिटल में डिलीवरी करवा रहे हैं। ये स्कीम उसी से संबंधित है कि जो बच्चे की डिलीवरी है वो सुरक्षित हो और जिससे जच्चा और बच्चा दोनों का जीवन बचा रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है, इस योजना की खास बात क्या है कि इस योजना की खास बात है फ्री ऑफ कॉस्ट माताएं और नवजात शिशु प्रसव के 6 महीने बाद तक निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, मुख्य पॉइंट यही है कि 6 महीने बाद तक, प्रसव के 6 महीने बाद तक बच्चे को और माँ को निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहेंगी। ठीक है, और इसके अलावा गर्भवती महिला को प्रसव के से पूर्व कम से कम 4 बार मुफ्त जांच का भी अधिकार होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2016 से 18 के बीच ये पोषण से संबंधित एक सर्वेक्षण किया गया। किसके द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया और इसे यूनिसेफ के द्वारा समर्थन भी प्राप्त है। ठीक है, देखिए इसमें इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया कि हमारे देश में 5 वर्ष से कम उम्र के 35% बच्चे ठिगने हैं, 17% बच्चे लंबाई के अनुपात में कम वजन के अर्थात वेस्टेड हैं और 33% बच्चे सामान्य से कम वजन के हैं। ये जो स्टंटेड है, वेस्टेड है, इनका मतलब समझिएगा। 35% बच्चे ठिगने हैं,
17% बच्चे लंबाई के अनुपात में वजन कम है। ठीकने का मतलब क्या होता है कि उनकी उम्र के हिसाब से जितनी हाइट होनी चाहिए हाइट नहीं है। ऐसे कितने परसेंट बच्चे हैं? 35%। 17% बच्चे लंबाई के अनुपात में कम वजन के हैं। हाइट के हिसाब से लंबाई का निर्धारण होता है। आपकी जितनी हाइट होती है उसी के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। तो जब लंबाई के हिसाब से वेट नहीं होता तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेस्टेड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ 17% ऐसे बच्चे हैं जिनकी लंबाई के हिसाब से उनका वेट नहीं है, वो अंडर वेट हैं। 33% बच्चे सामान्य से कम वजन के हैं। 33% बच्चे ऐसे हैं जिनका जितना नॉर्मल वेट होना चाहिए उनसे कम है। आखिर ये सब चीज़ें क्यों हैं? पोषण का अभाव, कम उम्र में शादी हो जाना। ठीक है, तो कई चीज़ें हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस वजह से बच्चों में कुपोषण के लक्षण देखने को मिलते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के 2% बच्चे मोटे हैं, ओबेस अर्थात ओबेसिटी के शिकार हैं। ठीक है, 2% बच्चे। ये क्यों आखिर ओबेसिटी के शिकार हैं? ये वो बच्चे हैं जिनको फास्ट फूड बहुत पसंद है, कोई भी खेलकूद की गतिविधि नहीं करते हैं, बस रिमोट पा गए, टीवी देख रहे हैं, इतना ही उनका काम है, या मोबाइल पा गए, मोबाइल में वो गेम खेल रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, सारी चीज़ें, सारे फास्ट फूड खा रहे हैं। तो 2% बच्चे ओबेस के शिकार हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 40% किशोरियाँ, भारत में 40% किशोरियाँ और 18% किशोर एनीमिया के शिकार हैं। ये आपका मेंस का भी टॉपिक है सोशल जस्टिस में, और आप निबंध में भी इसको यूज़ कर सकते हैं इस डेटा को। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो 40% किशोरियाँ और 18% किशोर हैं वो एनीमिया की शिकार हैं। हालांकि सरकार इतनी स्कीम्स चलाती है आंगनबाड़ी के माध्यम से कि कोई भी बच्चा कभी भी कुपोषित नहीं रहे, लेकिन जो भी आंगनबाड़ी में चीज़ें आती हैं उन्हें इतना करप्शन फैला हुआ है कि उन्हें बेच लिया जाता है, और जो लाभार्थी हैं, मुख्य लाभार्थी हैं, उन तक चीज़ों को पहुँच ही नहीं हो पाती है। और इसमें ग्राम प्रधान से लेके वीडियो सभी मिले होते हैं। आगे चलें, पर्यटन पर्व 2019 के बारे में है। हालांकि कोविड-19 ने पर्यटन जैसी गतिविधियों को पूरी तरीके से बेकार कर दिया। देखिए इसमें क्या हुआ कि हमारे देश में जो पर्यटन है वो बहुत ही तेज़ी से उभरता हुआ एक उद्योग बन चुका है। ठीक, तो 2 अक्टूबर 2019 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन पर्व 2019 का शुभारंभ किया गया। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि भारतीयों को देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ सभी के लिए पर्यटन के संदेश का प्रचार प्रसार करना। भारतीयों को प्रोत्साहित किया जाए कि आप अपना देश घूमें। जो यहाँ पर पर्यटन के इतने अवसर हैं, इससे क्या होगा? आप अपने देश के बारे में जानेंगे, अपनी संस्कृति के बारे में जानेंगे, साथ ही वहाँ के लोगों की आजीविका में भी आप मददगार साबित होंगे। ठीक है, हमें तो पूरी दुनिया अगर देखनी है तो हम भारत का ही भ्रमण कर लें, हम पूरी दुनिया देख लेंगे। इस बार पर्यटन पर्व के 3 घटक हैं। देखो अपना देश, सभी के लिए पर्यटन एवं प्रशासन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इसमें कोई खास बात नहीं है। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2019। जिस तरीके से भारत को स्वच्छ रखने की बात की जा रही है, उसी तरह रेलवे ने भी एक कदम उठाया है, स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि रेलवे स्टेशंस को रैंकिंग दी जाती है। रैंकिंग 2 कैटेगरीज है, नॉन सबअर्बन ग्रुप और सबअर्बन ग्रुप। नॉन सबअर्बन ग्रुप और सबअर्बन ग्रुप। नॉन सबअर्बन ग्रुप में कौन टॉप पर है? जयपुर रेलवे स्टेशन को पहली रैंकिंग दी गई है, अर्थात सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है। जोधपुर और दुर्गापुर को दूसरी और तीसरी रैंकिंग। अब अगर बात करें सबअर्बन ग्रुप की, तो अंधेरी मुंबई को पहली, विरार को दूसरी और नायगांव स्टेशन को तीसरी रैंकिंग प्रदान की गई है। यूपी की बात करें, सॉरी इसमें यूपी का कहाँ गया, कट गया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो यूपी में कौन सा स्टेशन है जिसे सबसे स्वच्छ घोषित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला स्टेशन है शाहजहाँपुर। ठीक है, इसे कुल रैंकिंग में 21 पोजीशन पे 21st पोजीशन पे रखा गया है, जबकि जो फैजाबाद है, वर्तमान में इसे अयोध्या बोलते हैं, उसको 22वें स्थान पे रखा गया। आपको याद रखना है कि यूपी में स्वच्छ स्टेशन सबसे किसे माना गया है? शाहजहाँपुर को। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स के बारे में है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स नाम से ही लग रहा है कि स्कूली शिक्षा कितनी गुणवत्तापूर्ण है, इसके बारे में इंडेक्स जारी किया जाता है। किसने विकसित किया है इसे? तो इसे नीति आयोग के द्वारा विकसित किया गया है। देख लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। बड़े राज्यों में कौन टॉप पर है? बड़े राज्यों में केरल, सेकेंड पोजीशन पे राजस्थान और थर्ड पोजीशन पे कर्नाटका है। अब अगर छोटे राज्यों की बात करें तो इसमें मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा
यूटीज़ की बात करें तो चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर एक खास बात, बड़े राज्यों में प्रथम 3 कौन हैं? केरल, राजस्थान और कर्नाटक। अंतिम 3 कौन हैं? यूपी, जम्मू कश्मीर, पंजाब। अर्थात हमारे यहाँ स्कूल एजुकेशन क्वालिटी में सबसे नीचे कौन है बड़े राज्यों में? उत्तर प्रदेश। हमारे देश में क्या कहा जाता है कि हमारे देश में नौकरियाँ तो बहुत है, लेकिन योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे। आखिर योग्य उम्मीदवार क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि हमारे नेता किसी और काम में व्यस्त हैं, उन्हें स्कूल एजुकेशन से कोई मतलब है नहीं। अदरवाइज़ शिक्षा कौन बनाता है? शिक्षा नीति कौन बनाता है? संसद और विधानसभा में बैठे लोग बनाते हैं ना। तो आखिर उन्हें इस बात की फ़िक्र क्यों नहीं हो रही कि हमारा जो स्टेट है वो लास्ट में आ रहा है, हम क्यों ना स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात करें। ठीक है, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये कहाँ पर हैं? स्कूल एजुकेशन क्वालिटी में सबसे नीचे आते हैं। और टॉप पर कौन है? केरला। छोटे राज्यों में मणिपुर टॉप पर है और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ टॉप पर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में है। बहुत ही आसान, 31 मई 2019 को एक कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, उसी में इस पेंशन योजना को स्वीकृति दी गई। 12 सितंबर 2019 को रांची से इस स्कीम को लॉन्च किया गया और 9 अगस्त 2019 से ये प्रभावी है। पूरी तरीके से यह सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। यह एक पेंशन वाली स्कीम है। पेंशन वाली स्कीम का मतलब क्या हुआ कि आप एक टाइम तक बैंक में पैसा जमा करते हैं और 60 वर्ष की उम्र होने के बाद आपको 3000 रुपये मंथली पेंशन आपको मिलेगी। इसमें एलिजिबल कौन है? ऐसे किसान, ऐसे छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम खेत है, अर्थात मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, इसमें क्या करना होगा? इसमें 55 से 200 रुपये मंथली आपको जमा करना होगा। आपकी उम्र अगर 18 साल है तो 55 रुपये मंथली जमा करना है और आपकी उम्र 40 साल है तो 200 रुपये मंथली जमा करना होगा। 19-20 जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी ये रेट भी आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप जितना मंथली जमा करेंगे सरकार भी उतना, केंद्र सरकार भी उतना आपके बैंक अकाउंट में जमा करेगी। जैसे 55 रुपये आपने जमा किया तो 55 रुपये सरकार की ओर से भी जमा किया जाएगा, अर्थात मंथली 110 रुपये। अगर आपने 200 जमा किया तो सरकार 200 जमा करेगी, मंथली 400 रुपये। ठीक है, इस तरीके से जमा होगा। और जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो 60 साल के बाद आपको सरकार 3000 रुपये के हिसाब से पेंशन देना शुरू कर देगी। न्यूनतम 3000, अगर आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो उसको पेंशन को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से अलग योजना है। किसान सम्मान निधि में आप जानते हैं कि 6000 रुपये वार्षिक किसानों को मिल रहा है। ठीक है, 2-2 हज़ार रुपये करके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमने एक बहुत बड़ा टॉपिक ख़त्म किया जो कि राष्ट्रीय परिदृश्य है। इसके बाद जो हमारा होगा वो नया टॉपिक शुरू होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।